हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम स्टडी। चलिए अपनी जीके जीएस क्लास स्टार्ट करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इल्बर्ट विल विवाद के साथ कौन सा वायसराय जुड़ा था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट विल विवाद के साथ कौन सा वायसराय जुड़ा था? तो कौन सा वायसराय जुड़ा था? लॉर्ड रिपन जुड़ा था। लॉर्ड रिपन ने 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में एक बिल पेश किया था। कौन सा बिल पेश? एक बिल पेश किया था। तो ये कौन सा बिल पेश किया था? इल्बर्ट बिल विवाद। 1884 इस विवाद, जो ये विवाद हो गया था, इल्बर्ट बिल विवाद हो गया था। तो 1884 में इन्होंने 1884 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। त्यागपत्र दे दिया था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? इल्बर्ट बिल विवाद के साथ कौन सा वायसराय जुड़ा था? तो कौन सा वायसराय जुड़ा था? लॉर्ड रिपन। और इन्होंने 1883 में बिल पेश किया था, लॉर्ड बिल। और 1884 में इस कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी महाबोधि मंदिर समूह, ऑप्शन सी कुतुब मीनार, ऑप्शन डी लाल किला परिसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महाबोधि मंदिर समूह। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो किस स्मारक से? महाबोधि मंदिर समूह से। महाबोधि मंदिर समूह स्थित कहाँ पे है? तो ये बौद्ध गया, बौद्ध गया, गया बिहार, गया बिहार में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? बौद्ध गया, गया बिहार में अवस्थित है। महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मौर्य शासक, मौर्य शासक अशोक। किसने करवाया था? अशोक ने। मौर्य महाबोधि मंदिर समूह का निर्माण किसने करवाया था? मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। और कब करवाया था? तो ये 250 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व में करवाया था। कब करवाया था? 250 ईसा पूर्व में करवाया था। हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और लाल किला, ये सभी क्या है? ये मध्यकालीन की प्रसिद्ध इमारतें हैं। क्या है? मध्यकालीन के, ये तीनों मध्यकालीन की, मध्यकालीन की प्रसिद्ध इमारतें हैं। मध्यकालीन की प्रसिद्ध इमारतें, इनका बौद्ध धर्म से कोई संबंध नहीं है। किन किन का? हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और लाल किला परिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 1294 ईस्वी, ऑप्शन बी 1417 ईस्वी, ऑप्शन सी 1213 ईस्वी, ऑप्शन डी, एक मिनट रुकना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे है 1398 ईस्वी। क्या है? 1398 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1398 ईस्वी। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो किस वर्ष किया था? 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। भारत की किस जगह किया था? तो दिल्ली में आक्रमण किया था। तैमूर का नाम क्या था? तैमूर लंग। तैमूर लंग ने 1898 ईस्वी में कहाँ पे आक्रमण किया था? दिल्ली में आक्रमण किया था। तैमूर ने 1398 ईस्वी में दिल्ली में आक्रमण किया था। जब इन्होंने दिल्ली में आक्रमण किया था तो इसका तुगल तो दिल्ली का सुल्तान कौन था? दिल्ली का सुल्तान था तुगलक वंश,
तुगलक वंश का नसरुद्दीन। तुगलक वंश का नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। महमूद शाह तुगलक था। क्वेश्चन दोबारा से शुरू रिपीट कर लेते हैं। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1398 में किया था। तैमूर का नाम था तैमूर लंग। इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था। जब इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उसका वो दिल्ली का सुल्तान कौन था? तुगलक वंश नसरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली का सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। महाराणा प्रताप डैश 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 के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी हल्दी घाटी, ऑप्शन सी मेवाड़, ऑप्शन डी लाहौर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हल्दी घाटी। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के ऐतिहासिक मुगलों के खिलाफ लड़े। और कब लड़े थे? 18 जून 1576। कब लड़े थे? 18 जून 1576। अगर क्वेश्चन पूछता है महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध किस मुगल शासक से लड़े थे? तो किस मुगल शासक से लड़े थे? मुगल बादशाह अकबर से लड़े थे। किससे लड़े थे? मुगल बादशाह अकबर से लड़े थे। अकबर से लड़े। किससे लड़े थे? मुगल बादशाह अकबर से लड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी अमृत कौर, ऑप्शन सी पुतली बाई अरुणा, ऑप्शन डी आसफ अली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ये क्या है? पुतली बाई ओनली ऑप्शन सी में है अरुणा आसफ अली। इसका पूरा नाम क्या है? अरुणा आसफ अली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? तो अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। अरुणा आसफ अली को 1942 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व करती रही। सॉरी 1900 क्या है? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक बॉम बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? तो अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन बॉम्बे के ग्वालियर मैदान भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? ऑप्शन ए नाना साहेब, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी मंगल पांडे, ऑप्शन डी तात्या टोपे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मंगल पांडे। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग में इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? ये कौन था? मंगल पांडे। 34वीं 34वीं बंगाल नेटिव
इन्फेंट्री, इन्फेंट्री, BNI, BNI का सिपाही था। कहाँ के सिपाही थे? बंगाल के। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI का सिपाही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वंदे मातरम गीत पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए सीताराम, ऑप्शन बी आनंद मठ, ऑप्शन सी गीतांजलि, ऑप्शन डी द हिंदू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आनंद मठ। वंदे मातरम गीत पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? तो आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था, जिसको सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में किसके द्वारा गाया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। किसके द्वारा गाया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। वंदे मातरम, और वंदे मातरम किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? इन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। कब लिखी थी? 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में लिखी। वंदे मातरम पहली बार किस पुस्तक का में प्रकाशित है? तो आनंद मठ में। आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में इनकी उपन्यास आनंद मठ में वंदे मातरम लिखी, और 1896 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने यह गाया था। अगर इस गीत की गायन अवधि पूछते हैं, क्या गायन अवधि? गायन अवधि कितनी है? 1 मिनट, 1 मिनट 5 सेकेंड, 1 मिनट 5 सेकेंड, और यानी 65 सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने समुद्री पानी से नमक बनाया? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी खेड़ा, ऑप्शन सी दांडी, ऑप्शन डी कच्छ। ऑप्शन डी क्या है? कच्छ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दांडी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने समुद्री पानी से नमक बनाया? तो किससे? दांडी। दांडी है कहाँ? नवसारी जिला, गुजरात। कहाँ है? नवसारी जिला, गुजरात। दांडी, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह अथवा असहयोग आंदोलन, सॉरी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, 1930 के रूप में प्रसिद्ध है। कब प्रसिद्ध है? 1930 के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में डैश 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 समुद्री तट सबसे लंबा समुद्री तट है? ऑप्शन ए जुहू, ऑप्शन बी कोवलम, ऑप्शन सी कालनट, ऑप्शन डी मरीना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मरीना। भारत में मरीना समुद्री तट सबसे लंबा समुद्री तट है। मरीना तट कहाँ बना है? तो ये तमिलनाडु के चेन्नई शहर में
बना है। कहाँ बना है? चेन्नई शहर में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। मानसरोवर झील किस नदी का उद्गम है? उद्गम हुआ। ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। मानसरोवर झील से किस नदी का उद्गम हुआ? तो किस नदी का उद्गम हुआ था? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय देती है? ऑप्शन ए 24 घंटे 30 मिनट 15 सेकेंड, ऑप्शन बी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, ऑप्शन सी 24 घंटे, ऑप्शन डी 23 घंटे 52 मिनट 21 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय देती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें एक क्वेश्चन और इसमें और लिख लेना। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। किस ओर घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम और पूर्वी, ऑप्शन बी उत्तरी और पूर्वी, ऑप्शन सी पूर्वी और पश्चिमी, ऑप्शन डी पश्चिमी और दक्षिणी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तरी और पूर्वी। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति कैसी है? आकृति भारत की आकृति चतुष्कोष्ठीय है। क्या है? चतुष्कोष्ठीय, चतुष्कोणीय, सॉरी चतुष्कोणीय है। आकृति कैसी? चतुष्कोणीय आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। वह शब्द चुने जो अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है। ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी लाल सागर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लाल सागर। वह क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वह शब्द चुने जो अन्य शब्दों से कम मिलता है। तो अन्य शब्दों से कम क्या मिलता है? लाल सागर। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, ये तीनों एक से हैं और ये लाल सागर अलग है। क्योंकि तीन क्या है? महासागर है। और जबकि लाल सागर क्या है? लाल सागर और एक सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। वास्तविक जीडीपी और नाम मात्र जीडीपी के बीच अंतर है। ऑप्शन ए आधार वर्ष से चालू वर्ष तक कीमत स्तर में परिवर्तन, ऑप्शन बी चालू वर्ष से आधार वर्ष तक मूल स्तर में परिवर्तन, ऑप्शन सी गणना के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, ऑप्शन डी नाम मात्र जीडीपी हमेशा वास्तविक जीडीपी से छोटी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आधार वर्ष से चालू वर्ष तक कीमत में परिवर्तन। क्वेश्चन क्या है? वास्तविक जीडीपी और नाम मात्र जीडीपी के बीच क्या अंतर है? तो इसका अंतर है आधार वर्ष से चालू वर्ष तक कीमत स्तर में परिवर्तन। इसका मतलब क्या हुआ? जो वास्तविक जीडीपी है, इसका इसका मतलब है कि यह वास्तविक जीडीपी गणना आधार पिछले वर्ष की कीमतों द्वारा और नाम मात्र जीडीपी की गणना चालू वर्ष की कीमतों द्वारा की जाती है। वास्तविक जीडीपी की क्या होती है? तो ये होती है पिछले वर्ष की कीमतों द्वारा की जाती है। और जो नाम मात्र जीडीपी होती है, इसकी गणना चालू वर्ष की कीमतों द्वारा की जाती है। नाम मात्र की क्या होती है? इसकी गणना चालू वर्ष की कीमतों द्वारा की जाती है। चालू वर्ष की कीमतों द्वारा की जाती है।
आप लोग को अंतर समझ में आ गया। वास्तविक जीडीपी में क्या अंतर है? इसकी गणना पिछले वर्ष की कीमतों द्वारा की जाती है, और जो नाम मात्र जीडीपी होती है इसकी गणना कब की जाती है? चालू वर्ष की कीमतों द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। सरकार कर क्यों लागू करती है? ऑप्शन ए, अमीरों के धन के संचय की जांच करने के लिए। ऑप्शन बी, राज्य की कर प्रणाली चलाने के लिए। ऑप्शन सी, कमजोर वर्गों का उत्थान करने के लिए। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य की कर प्रणाली चलाने के लिए। सरकार कर क्यों लागू करती है? तो क्यों लागू करती है? राज्य की कर प्रणाली चलाने के लिए लागू करती है। कर यानी क्या होता है? कर यानी टैक्स होता है। क्या होता है? टैक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ऑप्शन ए, सेबी पंजीकृत दलालों की गतिविधियां। ऑप्शन बी, आरबीआई द्वारा मुद्रा की बिक्री। ऑप्शन सी, सरकार द्वारा सर्वोत्तम प्रतिभूतियों की बिक्री। ऑप्शन डी, एफआईआई द्वारा शेयरों की बिक्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरकार द्वारा सर्वोत्तम प्रतिभूतियों की बिक्री। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? तो सरकार द्वारा सर्वोत्तम प्रतिभूतियों की बिक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना का प्रमुख चरण क्या है? ऑप्शन ए, यहाँ पे क्या है? पुनर्संरचना, पुनर्संरचना। ऑप्शन ए, मजदूरों को समान अवसर मिले। ऑप्शन बी, किसानों का कल्याण। ऑप्शन सी, भूमिहीन निर्धन व्यक्ति को सम्मान मिले। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना का प्रमुख चरण क्या है? तो प्रमुख चरण क्या है? मजदूरों को सम्मान का अवसर मिले, किसानों का कल्याण, और भूमिहीन निर्धन व्यक्ति को सम्मान मिले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डैश 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 के दर्शन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए, समाजवाद। ऑप्शन बी, आदर्शवाद। ऑप्शन सी, सर्वोदय। ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, समाजवाद। राज्य के नीति निर्देशक तत्व समाजवाद के दर्शन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार आरंभ हुआ। ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट्स में। ऑप्शन बी, रोम में। ऑप्शन सी, ग्रीस में। ऑप्शन डी, ब्रिटेन में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन में। सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ कहाँ हुआ? तो ये ब्रिटेन में प्रारंभ हुआ। भारतीय संसद 3 अंगों से मिलकर बना है। भारतीय संसद, भारतीय संसद, या फिर ये कह लो कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के, भारतीय संसद के अंग, तो कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है लोकसभा, पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, और तीसरा कौन सा है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन अगर पूछता है भारतीय संविधान के कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। प्रथम संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन डी, डॉक्टर राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का गठन कब किया गया? गठन कब किया गया था? 1946 में। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। इसकी प्रथम बैठक पूछे, प्रथम
प्रथम बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में प्रथम बैठक हुई थी। दूसरी बैठक कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 में। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। जिसमें कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। गठन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 में। और 11 दिसंबर 1946 में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत हुई? ऑप्शन ए वर्ष 1953, ऑप्शन सी वर्ष 1955, ऑप्शन डी वर्ष 1956, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1956। फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत हुई? तो किस वर्ष में प्रस्तुत हुई थी? वर्ष 1956 में प्रस्तुत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 10। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 12। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान का निर्माण हुआ था तो कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी जब संविधान का निर्माण हुआ था? तो 8 थी। अब कितनी है? 12 है। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास पे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।